अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों की नई क़यादत आज साथ बैठी नजर आई। ये पहला मौका है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक साथ बैठे नजर आए। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर यह बहुत अहम पेशरफ्त है जिसके दूरस असरात सामने आ सकते हैं। वैसे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लव एंड हेट रिलेशनशिप और ताल्लुकात में ऊंच नीच की कहानी बहुत तवील है, मगर यह देखना होगा कि दोनों बड़ी जमातों की नई नस्ल नई रवायत कायम करेगी या माजी की तरह आइंदा भी हालात, मौके और फायदे की मुनासबत से अपनी राय और पोजीशन में तब्दीली लाती रहेंगे। आज मुस्लिम लीग नून का वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत इफ्तार पर जरदारी हाउस पहुंचा। इस मुलाकात को पीपल्स पार्टी और नून लीग तो बज़ाहिर ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे, मगर हुकूमत इस मुलाकात से खुश नहीं है। कल खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने इस मुलाकात पर कहा कि लोगों को बिलावल और मरियम नवाज के इफ्तार डिनर में मिलने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। करब टोला अब इकट्ठा हो रहा है, मगर अवाम कभी इनका साथ नहीं देंगे। पुराने निजाम से फायदा उठाने वाला सियासी माफिया नए निजाम की राह में रोड़े अटकाना चाहता है। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ऑपोजिशन के पास कोई चूरन नहीं है, जमातें बस इफ्तारियों के लिए इकट्ठी हो रही हैं। फिरदौस आशिक अवान ने यह भी कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती आज अंजाम को पहुंच जाएगी। अपोजिशन के पास बेचने के लिए कोई चूरन नहीं है और ये खाओ पियो प्रोग्राम गठजोड़ जो है इफ्तारी के टाइम पे जहाँ हकूक अल्लाह और हकूक अल-बाद पे रमज़ान का मुकद्दस महीना चुना अल्लाह ने, वहाँ पे भी अगर अपोजिशन अपने बच्चों के हकूक के लिए इकट्ठी होती है और कौम के बच्चों का मफाद गिरवी रखती है तो इंशाल्लाह उन्हें नाकामी होगी। फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं कि ऑपोजिशन की कोशिशें नाकाम होंगी। तहरीक इंसाफ के दीगर वुज़रा भी इस मुलाकात पर नाखुश हैं और इसकी एक अहम वजह यह है कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने जा रही है कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का इंडिया दे चुके हैं। अगर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की क़यादत में दोनों जमातें ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब हो जाती हैं तो ये हुकूमत के लिए नई मुश्किल होगी। मगर अहम बात यह है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कोशिशें नई नहीं है, मगर जहां दोनों जमातें एक दूसरे के करीब आती रही हैं, वहीं दोनों जमातों के सियासी तारीख एक दूसरे के खिलाफ साजिशों से भरी पड़ी है। दोनों जमातें 90 की दिहाई में एक दूसरे के मुखालिफ रहीं और हुकूमतें गिराने में साजिशों का हिस्सा बनती रही। मगर 2008 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए और आइंदा एक दूसरे के खिलाफ साजिशें ना करने का अज़म का इजहार किया। 2008 के इंतखाबात के बाद दोनों जमातों ने मखलूत हुकूमत कायम की, मगर चंद हफ्तों बाद ही अलग हो गए और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बावजूद दोनों जमातों के दरमियान सियासी महाजराई का एक नया दौर शुरू हुआ। कुर्बतें दूरियां में बदलती रहीं और दोनों जमातों के दरमियान मोहब्बत और नफरत का ये रिश्ता 10 साल तक चलता रहा। पिछले 10 साल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें ऊंच नीच आता रहा। लव हेट रिलेशनशिप जो है वो 10 साल तक जारी रहा। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो अपनी ज्यादातर सियासत की थी वो एक दूसरे के शदीद मुखालिफ के तौर पे की थी, जब एक दूसरे की हुकूमत 90 की दिहाई में वो गिराने में साजिश का हिस्सा बने रहे। लेकिन अब जो मुलाकात हुई है मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान वो एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब तलखियां दोनों जमातों में कम है और इस वक्त दोनों हम ख्याल हैं और एक इस वक्त एजेंडा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देना है। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रही है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और स्पोक्स पर्सन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के डॉक्टर शहबाज गिल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या बहुत ज़्यादा खौफ है इस इफ्तार डिनर से जो आज हुआ है, जिसमें बिलावल साहब भी हैं, जिसमें मरियम साहिबा भी और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा वहाँ पर मौजूद है? बहुत ज़्यादा खौफ है तहरीक इंसाफ को? है थोड़ा सा, और आपने देखा होगा मेरे कपड़े भी थोड़े से भीगे हुए हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं पुलिस के साथ थोड़ी वर्किंग कर रहा था इस्लामाबाद में। थोड़ा खौफ है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया था कि पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, तो मुझे परेशानी ये थी कि कहीं आज बिलावल साहब पे को हमला ना कर दे, क्योंकि छुरी कांटा भी होता है टेबल पे पड़ा हुआ और पेट फाड़ के पैसे निकालने थे। फिर थोड़ा सड़कों को भी चेक करना था क्योंकि इन्होंने सड़कों पे घसीटना था, तो मैंने चेक करना था कि सड़कें साफ़ हैं उस जगह पे जहाँ पे इफ्तार हो रहा है बाहर, तो वो भी गया हूँ, उसको भी देखा है कि सड़कें वड़कें साफ़ हैं, क्योंकि हमें ये था कि लाहौर में घसीटना है। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में घसीटने का कहा था, तो लाहौर में तो माल रोड साफ़ करवा रखा था अच्छी तरह से। तो लेकिन ये यहाँ पे में दूसरा हमजा को बिल्कुल बिलावल के साथ बुलाया गया। हमजा को मैंने बुलाया आज, नहीं हमजा को बैठे हुए थे, वो बिजिंजो साहब के बराबर में बैठे। हमजा को पहले इग्नोर किया गया, लास्ट मिनट पे हमें पता चला कि उन बेचारों को इनविटेशन दिया, तो मैंने भी उन्हें बुला रखा था कि अगर लेफ्ट ओवर फील करें तो वो अफ्तारी करना तो हर मुसलमान का एक दूसरे के साथ फर्ज है।
देखिए बात यह है कि हमें नैरेटिव वाइज फिक्र नहीं था, फिक्र सिर्फ ये था कि हमला ना हो जाए एक दूसरे के ऊपर, जो मैंने आपको बताया। नैरेटिव वाइज क्या है, ये बताएंगे कि हमारी अब चोरी, डाकाजनी, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, कुछ लोग मुल्क से भाग चुके हैं, बाकी भागना चाहते हैं, हमारे ऊपर नैब आ गया है। पहले भी हम यही करते थे, जब हमारी अकाउंटेबिलिटी होती थी हम दोनों इकट्ठे हो जाते थे। हम तो 23 साल से कह रहे हैं ये एक सिक्के के दो रुख हैं, यही बातें बदलते थे, यही इलेक्शन में कहते थे। जो बात आपने ज़राए मजाक की वो तो अच्छी थी, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर एक इफ्तार डिनर पे ये इकट्ठा होते हैं और जहां पे दीगर रहनुमा भी हैं, तो इस पे जरूरी है कि वजीर आज़म इमरान खान भी बयान दे, फिरदौस साशिक अवान भी इस पे बयान दे, आपका हर वजीर इस पे ट्वीट करे, बयान दे, जरूरी है? एक इफ्तार डिनर है, इसको इग्नोर करते हैं। कई दफा मजे का खेज चीजें होती हैं ना, तो यू एंजॉय, यू गिव स्टेटमेंट्स, अदरवाइज इसमें सीरियसनेस तो कोई नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज मिलती हैं, बात करती हैं, इनका हक है मिलें, बात करें, वो मजाक अपनी जगह, लेकिन इनका हक है ये मिलें, बात करें, अपना अगला लाहेमल बनाएं। लेकिन अगर आपका सवाल ये कि कोई परेशानी है, मुझे समझ नहीं आती इनका बयान है तो लग रहा था इतने बयानात जो दिए गैर जरूरी थे। वो इफ्तार डिनर था, अभी आप भी इफ्तार डिनर करके आए, ये भी कर लेते एक इफ्तार डिनर। मैंने आपको ये बताया कि जस्ट अजरा मजाक, अजरा तफन्नन वो बात किसी ने कर दी, क्योंकि आप देखिए ना कि कितनी नूरा कुश्ती चल रही थी कि अगर आप इमरान खान जरदारी भाई भाई अगर आपने वोट दिया तो बल्ले पे डायरेक्ट ठप्पा लगा, अपना तीर पे डायरेक्ट ठप्पा लगा दें, बल्ले को देना। ये मरियम नवाज साहब का राणा साहब इस डिनर में 23 साल से ये कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख। राणा साहब इस इफ्तार डिनर में और क्या बातें हुई, इस पर आने से पहले ये जो बात कर रहे हैं शहबाज गिल साहब के, हमजा शहबाज को तो दावत एंड वक्त पे दी गई है और ये कह रहे हैं मैंने भी दावत दे रखी थी कि अगर आप लेफ्ट आउट फील करें तो मेरी तरफ आ जाएगा। क्या ऐसा है या शुरू से दावत थी उनको? देखें शहजाद, इनको जो है इनकी यही रौनियत और यही इनका जो तकब्बर है वो ले डूबेगा। और ये इमरान खान से लेके नीचे उसकी टीम में जो स्काई लैब मौजूद हैं उनमें जो है ये शरायत कर गया है। आप मुझे ये बताएं कि मेहमान कोई, मेज़बान कोई, तो इनको क्या प्रॉब्लम है कि ये पता करें कि किसको बुलाया और किसको नहीं बुलाया। देखें मामला ये है कि इस वक्त आपोजिशन जो इकट्ठी हुई है, मैं समझता हूँ कि अवाम की नफ़रत जो है और जिस हद तक इस नालायक और नाअहल टीम ने अपनी अहकमाकाना हरकतों की वजह से जिस हद तक हालात को ख़राब कर दिया है और जिस हद तक लोगों का जीना तंग कर दिया है, अगर ये हालात इसी तरह से चलते रहे तो अब टेम्परेचर वहाँ पे पहुँचा हुआ है कि उसके बाद फिर ये खुद रॉ मूवमेंट जो है उसके आगे निकलने का जो है ना वो खतरा है। तो राणा साहब ये इस टेम्परेचर की वजह से ही आज का इफ्तार डिनर मुमकिन हुआ है क्या? जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि शायद इस डिनर पे सिर्फ पकौड़े और शरबत नहीं होंगे, इस पे बाकायदा तहरीक चलाने के लिए एक लाएमल का तय किया जाएगा, क्या ये भी सब भी हुआ है? देखें बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता जो मैं बात ये कर रहा हूँ, अगर कोई इस किस्म की मूवमेंट चलती है जो जिसकी फिर ना कोई डायरेक्शन होगी, ना जिसकी कोई लीडरशिप होगी, ना जिसकी कोई सिमत होगी, वो तो फिर एक मुकम्मल अनारकी होगी। सियासी जमातों का यही बेनिफिट होता है और सियासी जमातें इसीलिए होती हैं कि ऐसी सूरत हाल में वो मिल बैठें। चाहिए तो ये कि सब मिल बैठें, लेकिन इनका तो तकब्बर आड़े है, ये तो अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, इनके खिलाफ आप बैठना चाहते हैं और ये भी आपके साथ बैठना चाहिए, तो मुमकिन नहीं होगा ना। लेकिन नहीं, बात ये है कि इनके साथ भी बैठना चाहते थे, आपके इल्म में होगा, आज से 4 माह पहले, 5 माह पहले, बल्कि जब इंडिया के जब हालात के साथ टेंशन थी उस वक्त इनकी टांगें कांप रही थी और पार्लियामेंट में आके ये कह रहे थे कि जी मैं कल शाम से मोदी को फ़ोन कर रहा हूँ, मोदी मेरा फ़ोन ही नहीं सुन रहा, मोदी खामोश है, पता नहीं मोदी आज क्या कर देगा। उस वक्त भी हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे, बल्कि बैठने के लिए गए थे। और वहाँ पे जब हम गए तो ये वहाँ से भाग गए। तो इस सूरत हाल में सियासी जमातें जो मिल बैठी हैं जी, ये मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करने, लोगों को उम्मीद देने और मायूस अवाम को ये उम्मीद देने कि भाई आपके लिए कुछ हम सोच रहे हैं, आपके लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है, वरना ये जो मायूसी है ये किसी और से मत ले जाएगी। अच्छा ठीक है शैला साहबा, तो ये नॉर्मल इफ्तार डिनर नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब तो इस बात की तस्दीक करें कि एक सियासी इफ्तार था जहां पर हमने शो किया है, ऑप्टिक्स दिखाए हैं कि तमाम जमातें साथ बैठी हैं, ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठा हो रही हैं और हुकूमत के खिलाफ, जो हुकूमत इस वक्त जुल्म कर रही है बकौल राना सनाउल्लाह साहब के उसके खिलाफ लाएमल बनाया गया है बाकायदा।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आज जितना अगर चूरन था ऑपोजिशन का जो हुकूमत ने बेचा है, उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। जिस तरह हमें अपना चूरन बेचने की जरूरत नहीं है, ये बेच देंगे, इसी तरह हमें इनकी हुकूमत गिराने का शौक नहीं है, ये खुद गिर रही है। दूसरी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि जो हमारे ऊपर केसेस हैं, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उसकी क़यादत पर, वो कोई नए नहीं है। उनका हमने मियां नवाज शरीफ के दौर में भी मुकाबला किया है, उनका हमने हर दौर में मुकाबला किया है। आसिफ साहब जेल में रहे हैं 11.5 साल, बीबी साहिबा की खानदानी मौरूसी जायदाद को मुंजमद किया गया, वो बाहर लेक्चर देती थी, और जो कुछ हुआ माजी में वो सब गवाह है कि किस तरह से जजेस को फोन किए गए, उनके टैक्स मौजूद थे। तो उस वक्त भी हमने, उस वक्त तो ऐसे रेफरेंसेस थे जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कोई ये तहरीक नहीं चलाई कि आसिफ जरदारी साहब के लिए कुछ किया जाए या कुछ। अच्छा शैला साहब, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कहा जा रहा था कि ये सिर्फ इफ्तार डिनर है, ये सिर्फ इफ्तार डिनर नहीं था, बाकायदा ये आप कह सकते हैं कि ये पहली मुलाकात थी, क्योंकि कोशिश तो एक अरसे से की जा रही थी कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इस डिनर पे बैठने का मतलब ये था कि यहाँ से फिर आइंदा के लिए एक लाएअमल तय किया जाए, एक इशारा है, ऑप्टिक्स है कि हम साथ हैं हुकूमत के खिलाफ। देखिए, ये एक अफ्तार है, और यकीनन कि जब अफ्तार में या खाने पर किसी को बुलाया जाता है तो एक नई राह पैदा की जाती है। और जब सियासी लोग बात करते हैं या बिजनेसमैन अपना डिनर बुलाते हैं तो बिजनेस पे बात करते हैं। जब नाकाम लोग अपना किसी जगह बैठते हैं तो अपनी नाकामियों पे बात करते हैं, जैसे आजकल हुकूमत चल रही है। और जब सियासतदान किसी जगह पे बैठते हैं तो सियासी बात करेंगे, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है। सुबह को आंख खुले तो डॉलर कहीं, रात को आंख खुले तो डॉलर एक और ऊपर किसी जगह, स्टॉक एक्सचेंज का भट्टा बैठ गया, सुबह गैस आने रही और गैस की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हम तो इससे जो नैरेटिव पीटीआई एक अरसे तक बनाती रही है कि ये दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है पीटीआई जो बनाती रही है, उसको तो मजीद तकवीत मिलती है ना फिर। देखिए, हमें इनके बयानिए की परवाह नहीं है, क्योंकि ये जिस बयानिए पे आए ये अपना बयानिया खो चुकी है। हुकूमत अपना बयानिया खो चुकी है। हर तरह का कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा लिया, आईएमएफ वालों को कह दो कि हम आ गए तो तुम्हें कर्जा वापस नहीं करेंगे, आईएमएफ के पास आईएमएफ का ही बंदा बिठा के कर्जा ले लिया। जब महंगाई हो, बिजली गैस की कीमतें बढ़ जाए तो समझो वजीर आजम चोर है, इंतहा को बढ़ गई है। कभी सऊदी अरब के पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, टैक्सेस नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, ये सारी इन्हीं की बातें। ये आपका इंपॉर्टेंट आपका नुकता है। मैं जरा इस पर डॉक्टर शहबाज गिल साहब का मौकिफ ले लूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बयानी की तो फिक्र ही नहीं है, ये बयानियां आप बनाते रहे कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। भी आपने बड़े बयानियां बनाए हैं कि एमनेस्टी नहीं लेंगे, हम जो है वो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे, वो सब आप उलट कर चुके हैं, तो इस बयानी की भी अब आवाम को फिक्र नहीं होगी। देखिए, इसमें दो चीज़ें, एक इसमें सियासी बात है, एक आपने इकोनॉमिक बात कही। इकोनॉमिक बात का मैं क्विकली आपको जवाब दे दूं कि इकॉनमी के साथ जो इस मुल्क में पिछले बहुत सारे सालों में, आप समझदार हैं कि इकॉनमी जो है वह 1 महीने 2 महीने 6 महीने में उसके जो आप पॉलिसीज आज बनाते हैं दूरस उसके असरात होते हैं। जब इनको मिली थी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी को तो 45 बिलियन हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ थी। जब ये नून को देके गए तो 61 बिलियन पे देके गए। जब नून ने हमें दी तो 93 बिलियन पे। नून को जो गैस सेक्टर मिला था वो बगैर किसी सर्कुलर डेट के साथ मिला था। हमें 261 अरब का सर्कुलर डेट दिया गया। बिजली 1000 रुपए इकट्ठे होते थे, 1300 अरब रुपए का। सियासी ज्यादा रखना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब ये कि इकोनॉमी का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, गरीब आदमी को मार दिया, लूट के ले गए सब कुछ और बाहर ले गए। मोहम्मद मकसूद के अकाउंट से परसों पता चला है, रमजान शुगर मिल के मोहम्मद मकसूद के अकाउंट से जो आम मुलाजिम था 3 अरब 30 करोड़ की टीटियां लगी हुई, कभी पापड़ वाला, कभी समोसे वाला, वो हमें पता है। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस थी उस पर तो इमरान खान साहब ने खुद ही जजमेंट दे दी ना, असद उमर साहब को हटा के। मैं ये नहीं समझता, मैं ये नहीं समझता, कई दफा ये होता है कि चैलेंज ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरा ये, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं,
अगर किसी टाइम पे उन्हें लगता है कि यार हमें बड़ा फ्लेक्सिबल बंदा चाहिए कम्युनिकेशन का, ये बंदा फ्लेक्सिबल नहीं है, मुझे हटा के फ्लेक्सिबल बंदा ले आएंगे। इट डजंट मीन मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। तो शायद असद उमर कामयाब थे फिर भी हटाए गए। बिल्कुल असद उमर कामयाब और एक बहुत ही कैसे माहिर कामयाब थे आदमी, वो शायद जो इस टाइम कप्तान सोच रहा था सिचुएशन आगे आ रही है, जिस तरह की सिचुएशन में हमें नेगोशिएशंस करनी पड़ रही हैं। सही। अब राणा साहब का तो हुस्ने करिश्मा साज है ना कि वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की टांगें कांप रही थी जब मोदी ने फोन किया। राणा साहब तो आपस की दुश्मनी में इवन इंडिया के सामने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की टांगें, हमने तो आज तक नहीं कहा कि नवाज शरीफ साहब की टांगें कांप रही थी। जो भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर होगा हमें यह पता है कि वो इंडिया के सामने डट के मुकाबला करेगा, मर्द के बच्चे की तरह करेगा। वो राणा साहब की पार्टी का हो, वो हमारी पार्टी मर्द का के हो, बच्चे की तरह करेगा, औरत के बच्चे की तरह करेगा। ये So- बातें so- करना नहीं, जरूरी वो- नहीं है वो मेरे एक ख्याल से। expression है, वो एक expression जरूरत की नहीं, बात है। उसकी जरूरत वो नहीं एक है। expression की जरूरत बात नहीं कर है रहा हूं। उसकी, लेकिन जरूरत नहीं, उससे माइंडसेट हर बदलता है कि आप मर्द समझते हैं औरत कि का ही औरतें बच्चा होता कमजोर है, हैं। लेकिन वो एक एक्सप्रेशन है। हाँ, लेकिन वो एक्सप्रेशन कहने इसलिए का है कि मतलब लोग मेरा- समझते हैं कि औरतें कमजोर है और मर्द नहीं, ज्यादा ऐसा कुछ ताकतवर है। नहीं, इसीलिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये इसीलिए इस एक्सप्रेशन का ये इस्तेमाल किया एक जा रहा है। खैर, इससे मुहावरा आगे है, बढ़ के ये ना मुझे नौमन बताइए। तेल हो ना राधा नाचे। अब राधा की जगह मर्द भी नाचते हैं, या- तो कुछ मुहावरे होते हैं, उनको उसी तरह यूज वो करते हैं। मुहावरे जिस वक्त के बने हुए होते हैं वो उसी चले, वो सोच तो पे बने अब हुए हम होते यहाँ हैं। पे communication उस पे बात तो दकियानूसी नहीं कर सोच रहे। को दूर रख के आगे हो, बढ़ते हैं ना। उस पे तो हम लेकिन अब बात मेरी नहीं बात करते। सुने, अब सवाल का जवाब जी। दीजिए। इमरान खान कहते थे कि हम कंटेनर देंगे, आप एहतजाज करें। क्या बिल्कुल। ईद के बाद वो कंटेनर देने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि अभी बिस्मिल्लाह, तो एक बिस्मिल्लाह, साल पे जब आप मर्जी बयान देने लगे। जब मर्जी ये आए, जब मर्जी एहतजाज करें। सवाल ये कि नैरेटिव देंगे क्या आवाम को? क्या हम लूट के ले गए, अब हमारी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, अब्बू बचाओ मुहिम है ये। सो मतलब क्या वो ये कह रहे हैं कि हम क्या है? नैरेटिव ये कि महंगाई है, जो कि है, आप खुद तस्लीम करते महंगाई हैं। इनके पहले गैस 8 की महीनों प्राइस में बढ़ गई, 20% बिजली थी। की कीमतें बढ़ गई, ये नैरेटिव मैं देंगे। बताता हूं, महंगाई इनके 8 महीने में 20% थी, नून के 8 महीने में 9% थी, हमारे 8 महीने में 6.9 है। उसके साथ साथ अगर ये गैस की प्राइस कहते हैं 261 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए हैं। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम मोटरवे, किसी और एयरपोर्ट को, किसी और चीज को गिरवी रखें, मुल्क को मकरूज करें, कर्जा डालते जाएं और गैस की जो प्राइस है वो सही। पास ऑन ना। दूसरा ये कि कर्जे ना लें और पास ऑन करें। तो इसलिए हम ये कंटेनर समझते हैं, देने के लिए तैयार हैं। हम कर्जे सिर्फ उतने लेंगे जो सर, पे करने के लिए लेने कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। जी, कंटेनर देने के जी, लिए तैयार है, कंटेनर देने को एहतजाज तैयार है। करें। बिल्कुल, ये एहतजाज करें, इनका हक है, सही। जमहूरी राणा हक साहब, है इनका, ये तो कैसे आप- रोक सकते हैं? ये तो आपको फैसिलिटेट करेंगे क्योंकि आपका जमहूरी हक है, लेकिन क्या वो अवाम जो 3 आपकी हुकूमतें देख के आई है, 3 पीपल्स पार्टी की हुकूमतें देख के आ रही है, सिर्फ 9 महीने की कारकर्दगी पे सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हो जाएगी? देखें शहजाद, इनकी 9 महीने की कारकर्दगी जो है वो आप देख लें। 9 महीने की इनकी कारकर्दगी, जो इन्होंने वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम जब आएंगे, यानी ये तो जो बातें अब कर रहे हैं ना, जो फैक्ट्स एंड फिगर पेश कर रहे हैं, ये तो यानी गलत है सारे। इनका हर फैक्ट एंड फिगर का जो है वो जवाब है, लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जाता। मैं तो इस बात पे जाता हूँ कि 100 दिन पहले, इलेक्शन से 100 दिन पहले ये कह रहे थे कि जी हम आएंगे, और आते ही $200 बिलियन जो है वो हम बाहर से ले आएंगे। $100 बिलियन का कर्जा उतार देंगे, 100 जो है अवाम पे ऊपर लगा देंगे। ये कहते थे कि $10 अरब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है 1 साल में, हम जब आएंगे रुक जाएगी। ये इन्होंने कहा कि 8,000 अरब जो है वो टैक्स हम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि अब लोग टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि हुक्मरान करप्ट हैं। जब हम ईमानदार आ जाएंगे तो हम जो है वो टैक्स इकट्ठा करेंगे। राणा साहब, एक अब अहम ये सवाल जो मुझे आपसे इन्होंने पूछना फ्रॉड है। किया, राणा साहब, एक जो अहम इन्होंने सवाल है। फ्रॉड किया इन्होंने, ये फ्रॉडिये राणा हैं, साहब- ये नाअहल टीम है। इस बात के ऊपर जो है वो अवाम बाहर निकलेंगे। राणा साहब, एक अहम कि सवाल इस जिसका नाअहल जवाब मुझे टोले शायद को घर आप भी दे भेजा सकते जाए। हैं। एक अहम सवाल है, नवाज शरीफ साहब पहले भी जेल में थे, उनकी तबीयत नासाज थी, उस वक्त मरियम नवाज साहबा सियासत नहीं कर रही थी। अगर वो कोई ट्वीट करती भी थी, वो नवाज शरीफ साहब की सेहत पर होता था। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। उस वक्त मरियम साहबा सियासत नहीं कर रही थी, लेकिन आज वो सियासी इफ्तार भी अटेंड कर रही हैं। ये कैसे, ये तब्दीली क्या है? देखिए, ये तब्दीली जो मैं जानता हूँ या जो मेरे सामने बात हुई है या जो मेरे इल्म में है कि पार्टी की जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, और रीऑर्गेनाइजेशन में पार्टी के सूबाई सतह पे और मरकज़ी सतह पे जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। पार्टी की सीनियर क़यादत जो है, उन्होंने यक ज़बान हो के ये कहा मियाँ साहब से कि आप मरियम साहबा को जो है वो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाएं, और जिसके ऊपर इस मुतालबे को उन्होंने जो है वो थोड़ा रेजिस्टेंस के बाद तस्लीम किया, और जब फिर तस्लीम किया तो इस वक्त मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीम का हिस्सा है। इसलिए वो पार्टी की हर एक्टिविटी में जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होगी
उनको जाना भी पड़ेगा और उनको अपना जो है वो किरदार भी अदा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो इतनी अरसे तक खामोशी थी, फिर उसकी वजह क्या थी? इस मफरूजे को तो फिर तकवीत उसकी मिलती है वजह ये शायद थी कि कहीं ना इससे कहीं पहले कोई ये डील सुन का लें। शायद नहीं, इंतजार था, नहीं, या नहीं, कोई नहीं, कहीं से देखिए- नरमी मिल जाए हमें। नहीं, देखिए शहजाद, मेरी आप बात सुने कि फैसला तो था कोर्ट्स में, फैसला करना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फैसला करना था सुप्रीम कोर्ट ने। जी बिल्कुल। अगर आप ये समझते हैं कि वहां पे कोई डील हो रही नहीं, थी और जब सुप्रीम या कोर्ट ने वहाँ ये पे कोई फैसला हमारे किया कि मुज़ाकरात जमानत में हो रहे तौसील थे। नहीं हो सकती, तो अगले दिन से सियासी बयानात शुरू हो गए, फिर सियासी जो है एक्टिविटी शुरू हो गई। ये कैसे हुआ है? फिर ये इमरान खान ने तो फैसला नहीं किया ना, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है इसके बाद सियासी तौर पर मुतहरिक हो जाते हैं आप, कैसे? देखिए बात ये है कि सियासी बयानात जो है वो इससे पहले भी आते रहे हैं। जब हाई कोर्ट से फैसला आया उस वक्त भी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उस वक्त भी, जब लोअर कोर्ट से फैसला उस वक्त भी, मैंने खुद नहीं आपने दिए, मैं मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहा हूं। मरियम नवाज साहिबा की तरफ से सिर्फ सेहत पे बात होती थी, सियासत पे नहीं होती थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत पे बात करना शुरू किया। सुन लें, मरियम नवाज साहिबा इससे पहले सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ सियासत करती थी, उनके साथ वो जाती थी, जहां वो कहते थे जाती थी, जहां वो नहीं कहते थे नहीं जाती थी। उनका पार्टी में कोई उनकी पोजीशन नहीं थी। अच्छा, अब उन्होंने पार्टी में पोजीशन कबूल पार्टी की नायब सदर है और उसके मुताबिक वो पार्टी में अपना किरदार अदा करेंगी। सही। शैला रजा साहिबा, देखिए माजी करीब में कोशिशें होती रही कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो। जब जरदारी साहब ने बयान दिया था ईंट से ईंट बजा देंगे, नवाज शरीफ साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब पे पनामा की मुसीबत आई, जरदारी साहब ने मिलने से मना कर दिया। तो अब लोग तो ये सोचेंगे ना कि जरदारी साहब के खिलाफ केसेस हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस हैं, इसीलिए ये एक हो रहे हैं। अच्छा देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि जब वो अपोजिशन में है तो अपोजिशन पार्टीज के साथ चले, और जब वो हुकूमत में नहीं है और अपोजिशन ही में भी है तो हुकूमत को ये कहे कि जी हम जिस जगह भी हैं आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, जो आपकी अच्छी लेजिस्लेशन है। इसके ऊपर वन लाइन कमेंट आपने अगर आप इन्हें खामोश कर दें तो मैं बात करूंगी, वरना मैं फिर मेरा प्रोग्राम में बैठने का फायदा नहीं है, मैं इनकी बात में नहीं बोलूंगी। हो आपके तो हमने अच्छे ताल्लुकात हैं नून लीग से, राना सनाउल्लाह साहब बोले थे, गुस्सा ना करें उन पे। अच्छा, हुकूमत की साइड भी और ऑपोजिशन की साइड हमेशा हाथ बढ़ा के रखा है कि इस मुल्क को आगे चलना है। अब इस सारी सूरत हाल में कि एक ऐसी अलाई पार्टी जो आखिरी दिन तक केपी में जमात इस्लामी जो इनके साथ थी, फिर उन्होंने इन पे मालम जब्बा केस खोला और वो भी अब तहरीक में जा रही है, तो हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं। अगर किसी पार्टी ने पीछे हटे या कुछ किया तो उसका नुकसान उठाया, क्योंकि ये हमारे मुल्क की तारीख है कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज ही को पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल किया है। बहुत कम ऐसा मौका आया। शैला साहिबा, क्या फैसला हो चुका है कि ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे आप लोग हुकूमत के खिलाफ? एक जुमला जी, जब बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने एमआरडी बनाई या इस किस्म के और अलायंस बने, तो पहली दफा पॉलिटिकल पार्टीज ने एस्टैब्लिशमेंट को वही मेडिसिन दी जो हमें दी जाती थी। तो हम तो हमेशा मिलके चलने की बात करते हैं। क्या रही बात जो इस वक्त उनकी सूरत हाल है, सिर्फ 8 से 9 महीनों में ये 5,000 बिलियन कर्जा ले चुके हैं, जबकि नून लीग ने जो है वो 11,000। मुझे आदाद शुमार से हटकर ये बताइए कि क्या ये फैसला हो चुका है कि सड़कों पे निकलेंगे आप हुकूमत के खिलाफ, या भी ये फैसला नहीं हुआ है, हतमी फैसला? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपनी सतह पे फैसला कर लिया है। अब वो तमाम पार्टीज को बुलाकर उनसे अपनी राय मांगेगी, अपने साथ चलने की दावत देगी। बाकी पार्टीज की अपनी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल रेडी है कि वो अपनी जद्दोजहद करे। और ये अब क्योंकि एक नई क़यादत सामने आ रही है, बिलावल भुट्टो होंगे, जरदारी साहब पीछे रहेंगे, नवाज शरीफ साहब पीछे होंगे, मरियम नवाज साहब आगे आएंगी, कैसा आप रिलेशनशिप देख रही है? क्योंकि वैसे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सख्त मुखालफत की है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले भी और उसके बाद भी की है। जी, मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि हमने हमेशा ये कोशिश की कि मियाँ साहब सीओडी पर आए, लेकिन बदकिस्मती से हम दोबारा चाहेंगे और हमारी तरफ से ये बात जारी रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि मरियम साहिबा किस फहम और फरासत से आगे बढ़ती हैं और किस तरह से पार्टी को लेकर चलती है। बाकी रही, मैं राना साहब से सवाल कर लूं, उसके बाद शहबाज गिल साहब आपकी तरफ आता हूं। राना साहब, मौके की मुनासबत से ताल्लुकात का तयन होगा, जैसे माजी में होता रहा है, जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो साथ आके मिल जाते हैं, फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्जाम लगता है, जब तलखियां बढ़ जाती हैं फिर इसके बाद साजिशों में मुलविस हो जाते हैं।
किस किस्म का रिलेशनशिप देख रहे हैं आगे जाके बिलावल और मरियम नवाज साहिबा अगर क़यादत संभालती हैं तो? देखिए शहजाद, वैसे तो मैं कहने को ये भी कह सकता हूँ कि आज पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ कैसे बैठ गए हैं। मैं ये एतराज़ भी कर सकता हूँ कि पिंडी का शैतान आजकल कैसे जो है वो दाएं बगल में बैठा होता है। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि ये मुल्क जो है ये एक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम और एक आइन के तहत चलना है, और हम सब ने उस आइन का हलफ उठाया हुआ है। सही है। उस आइन के तहत पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। अपोजिशन में अगर अपोजिशन का किरदार मुझे मिला है तो अपोजिशन में जो भी बैठेगा ये मेरी पसंद नापसंद नहीं है, या ये कोई ज़ाती जो है ये वतीरा नहीं है कि जी मुझे फ़लाँ बंदा मुझे पसंद नहीं है तो लिहाजा मैं उसे असम्बली से बाहर निकाल दूँ। नहीं, ये मेरी ज़ाती पसंद नापसंद नहीं है। ये आईनी किरदार है। अपोजिशन में जो भी बैठेगा अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए मुझे उससे साथ लेना होगा। एक और इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स है जो कि इलेक्शन से पहले भी हमने देखा था कि मरियम ऐसा लग रहा था कि लीड कर रही है, नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम है जो कि लीड कर रही थी, और इसके बाद फिर वो जेल चली गई। लेकिन आज भी बिलावल साहब के साथ मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई थी, बिलावल साहब के सीधे हाथ पे बिजंजो साहब थे और उसके सीधे हाथ पे हमजा शहबाज थे। तो मतलब पीपल्स पार्टी भी मरियम नवाज को आगे देख रही है पीएमएलएन की सफों में, सही कह रहा हूं? नहीं, देखिए शहजाद, पीएमएलएन की सफ़ों में क्या, मैं तो कल से ये देख के यानी मुझे खुशगवार हैरत हुई है कि मरियम नवाज साहबा का जिस वक्त से ये फ़ैसला आया है कि वो आज के अफ्तार डिनर में वह शिरकत कर रही, हर चीज़ पीछे चली गई है। अच्छा, पूरी अफ्तार पार्टी, पूरा मीडिया, पूरे तबसरे, पूरी हुकूमत, वो फरदौस आशिक अवान साहबा, इसका क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज, थैंक यू करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब को कि काफी प्रमोट किया है इस इफ्तार को उन्होंने। जी नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे सबसे पहले थैंक यू जो है वो फरदौस आशिक अवान साहबा का करना चाहिए। तो ये तो हर चीज जो है वो मरियम नवाज के ऊपर फोकस है। ये मैं समझता हूँ कि ये इस बात की निशानी है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है और उनमें उनकी लीडरशिप जो है वो लोगों में जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। सही। शहबाज गिल साहब, ये बात तो सियासत में हम आमतौर पे देखते हैं, कल के मुखालफिन आज साथ बैठे हुए, लेकिन जो सबसे बड़े डाकू थे पंजाब के आज वो आपके इत्तेहादी हैं। क्या ताल्लुकात थे शेख रशीद साहब से, इमरान खान के सब जानते हैं, वो भी आपके इत्तेहादी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप कहते हैं कि एक सिक्के के दो रुख हैं, आपके साथ भी लोग बैठे हुए हैं। नहीं शहजाद, ये दो डिफरेंट चीज़ें, अगर इसको आप इसको इस तनाजर से देखें तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल शेख साहब की बात आपने की तो उन्होंने हमारे साथ आके लाग किया, हमारी पार्टी के साथ उन्होंने आके अपनी सीट एडजस्टमेंट की, हमारे एजेंडे के ऊपर हुआ, उनके एजेंडे पर नहीं हुआ। और उनका एजेंडा नॉर्मली, उनकी जो गवर्नमेंट थी हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो कोई उनके साथ हमारी ऐसी कोई करप्शन का हमने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। तो वो सिर्फ हमारी पार्टी के ज़माने में अफादियत नहीं मानते थे। वो वो कभी भी किसी ज़माने में हमारी पार्टी की अफादियत को मानते नहीं थी, हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ को नहीं मानते थे, ये एक मुखालफत थी। रही बात किसी पे नैब का केस है, हमारी अपनी पार्टी के लोगों पे नैब के केस बने, हमने रिजाइन लिया। हमारा तो पिछली पार्टी से फ़र्क ही ये है कि अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में जब किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगेगा, जब किसी बंदे पे सिग्निफिकेंट उसके सामने कुछ चीज़ होगी, उसको हम हटाएंगे, किसी के खिलाफ फैसला आएगा उसको हम हटाएंगे। कुछ लेकिन मैं एक जवाब रियलिटी जो आपने देखनी है जी, मैं कुछ जवाब, सियासी रियलिटी ये है कि अब अगर मरियम नवाज फ्रंट पे होंगी, बिलावल साहब होंगे, तो ये मुतहरिक होंगे, ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, जो कि नजर भी आ रहे हैं, तो ये तो एक परेशानी का बायस बन सकता है। शहजाद, आप माशाल्लाह बड़ी देर से कवर कर रहे हैं जर्नलिज्म में। कोई भी जो तहरीक होती है उसका कोई मकसद होता है। जब भी आपको तहरीक चलाती है, अपोजिशन चलाए, कोई भी तहरीक चलाए, उसका मकसद होता है। ये बताएं इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये कि जो 8 महीने पहले इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट आई जिसमें ये अपोजिशन बने, हम गवर्नमेंट में आए, इन्होंने वो गवर्नमेंट गिरानी है, खुल के बात करें। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से बचाना है। आपने जैसे बड़ा बजा सवाल किया था कि फैसला अदालत करती है तो पुंगरुख हमारी तरफ कर देते हैं, वो फैसला हमने तो नहीं किया। अगर हमने राणा साहब की बात से लगा है वो ये है कि आपको गिराना है, मुल्क से बाहर तो हमने नहीं देना, नहीं, वो अवाम ने गिराना होता है। राणा साहब ने या मैंने, हमने एक दूसरे को नहीं गिराना होता, अवाम का फैसला होता है। अवाम से मैंडेट लेके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, 5 साल का मैंडेट लेके आए, इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, और जो चोरी जो कुछ किया वो अवाम के सामने लेके आएंगे। हमारे साथ मौजूद थे शैला रजा साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आप दोनों का शुक्रिया। पिछले कुछ अरसे से नैब की साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नैब बिजनेस कम्युनिटी को हरासा कर रही है, ये भी कहा जा रहा है कि नैब अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। इस पर पिछले दिनों कुछ कॉलम भी लिखे गए हैं और आज
नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने कोशिश की कि वो इन इल्जामात, इन सवालात का जवाब दें। बारी बारी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ मौजू पर क्या बात की। एक बात जो कुछ अर्से पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने कही थी कि मईशत और नैब साथ साथ नहीं चल सकते, इस पर आज कहा है नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने कि बिल्कुल मईशत और नैब साथ साथ चल सकते हैं, नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन यह बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि अब आइंदा किसी बिजनेसमैन को नैब तलब नहीं किया जाएगा। बड़ा बुलंद बांग दावा है कि जी नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चलते रहे हैं, साथ साथ चलेंगे। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। आज के बाद मैं तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ ताकि किसी बिजनेसमैन को मैं नैब में नहीं बुलाऊंगा। हम उनको सवालनामा भेज देंगे, वो सवालनामे का जवाब दे देंगे। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा कि किसी भी बिजनेसमैन को बार बार नैब के दफ्तर में बुलाया जाए। भी बड़ी अहम बात है, वो कह रहे हैं कि किसी बिजनेसमैन को बुलाएंगे नहीं, उनको सवालनामा भेज देंगे। इससे पहले जो साबिक वजीर खजाना असद उमर साहब थे वो तो ये सवाल उठाते थे कि कोई प्राइवेट बिजनेस हो, दो बिजनेसमैन का अगर मामला हो तो उसमें नैब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नैब का काम ये होना चाहिए कि जो पब्लिक का पैसा है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। दो प्राइवेट एग्रीमेंट के दरमियान नैब को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सवालनामा जरूर भेजेंगे, अलबत्ता बिजनेसमैन को बुलाएंगे नहीं। ये भी आज उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद है नैब पे, जो बाहर से लोग आते हैं उनका एतमाद है नैब पर। गैलप सर्वे की उन्होंने मिसाल दी कि वहां पे भी जो नैब की मजबूत रेटिंग है वो 54% की है। क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। पब्लिक परसेप्शन नैब के बारे में गैलप सर्वे के मुताबिक 59% है। और मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, बाहर के लोग नैब पर एतमाद कर सकते हैं, अवाम नैब पर एतमाद कर सकते हैं। तो वो अवामी नुमाइंदे जिनसे ये सवाल किया जाए कि ये करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कैसे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ज्यादती की बात है। कुछ वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको भी नैब पर भरोसा करना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। मिसालें भी दे रहे थे कि बाहर से कुछ लोग जो पैसा भेजना चाहते हैं पाकिस्तान के तालीमी या फिर हेल्थ के शोबे में, वो भी चाहते हैं कि ये पैसा नैब के थ्रू खर्च हो। यानी कि आज जो नैब की परसेप्शन है उसको उन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की। ये भी कहा है कि जो अरेस्ट करने का इख्तियार है नैब का, वो बिला जवाज इस्तेमाल नहीं होता। किसी के खिलाफ ठोस सबूत होते हैं तभी गिरफ्तारी अमल में आती है। कुछ लोग आर्जी रिलीफ मिलने के बाद जब बाहर तशरीफ लाते हैं, उनका ये कहना कि जी नैब पहले इंक्वायरी करे फिर अरेस्ट करे, ये 100% गलत है। नैब पहले इंक्वायरी करती है, ये देखती है कि बादी नज़र में केस है, प्रीमा फेशियाई केस है, सबूत होता है तो नैब अरेस्ट करती है। और अगर फ़र्ज़ करें कि बगैर सबूत के नैब ने अरेस्ट किया है, तो सबसे पहला हमारा एहतसाब तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास है। आपने 24 घंटे के अंदर किसी भी मुलजिम को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने पेश करना है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे हमारा कोई बस नहीं। जब हमें रिमांड मिलता है तो रिमांड प्रीमा फेशियाई केस को देखने के बाद मिलता है। रिमांड इसलिए नहीं मिलता कि जी वो चूँकि नैब ने ये केस पेश किया तो उसको रिमांड कर दें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ केस में तफ्तीश को जिस तरीके से सबोटाज किया गया है उसका भी जिक्र किया है। और ये वही बात है जो तहरीक इंसाफ भी शहबाज शरीफ के हवाले से करते आई थी कि जब उनको अरेस्ट किया गया तो कभी वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्लियामेंट में आते हैं, खिताब करते हैं, और जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तो कायमा कमेटी का इजलास बुला लेते हैं। ये पीटीआई तनकीद थी जो करती थी पहले, आज नैब चेयरमैन ने भी इस पर बात की। कहना कि जी वो जो हुकूमती जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं उनके खिलाफ जो है वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। आज वो अरेस्ट होते हैं, सुबह आप पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं, कायमा कमेटी का आप इजलास बुला लेते हैं, सुबह सवेरे आप 8 बजे असम्बली में जाते हैं, रात को आप वापस आते हैं, और जब रात को कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप कहते हैं मुझे नींद आ रही है। हफ्तों ऐसा होता रहा है कि आपने तफ्तीश को सबोताज करने के लिए मतलब ये सब कुछ होता रहा। ये जो लफ्ज़ जमहूरियत है ना, जमहूरियत कभी ख़तरे में एहतसाब की वजह से नहीं आती, जमहूरियत अपने आमाल की वजह से ख़तरे में आती है। जिस केस की बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब का था, हफ्तों जो है वो कहते रहे कि तफ्तीश को सबोटाज करने की कोशिश की गई, अलबत्ता नाम उन्होंने नहीं लिया। आज उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग नैब के रडार पर हैं उनको जो है इंपॉर्टेंट ओहदे नहीं देने चाहिए। क्या कह रहे थे, सुनिए। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से और हुकूमत से 10 बस्ता अर्ज करता हूँ कि कम अज़ कम उन लोगों को तो बड़े ओहदा जलीला पे फायज न करे जो नैब के रेडार पर हैं, या जिनके केसेस नैब में चल रहे हैं, या जिनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। आप ये सोच कर उनको कोई ओहदा न दें
कि वो ओहदे पर आने के बाद नैब उनसे पूछ नहीं करेगी। कोई किसी ओहदे पर होगा जिसका केस चल रहा है, उसका केस चलेगा। अब ये बड़ी अहम बात है क्योंकि अरबाब अख्तियार और हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि आप उन लोगों को अहम ओहदे ना दें जो कि नैब के रडार पर हैं, लेकिन यहाँ तो वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी नैब का केस है, चंद लाख रुपए का है, हेलीकॉप्टर के नाजायज़ इस्तेमाल का केस है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर, और हुकूमत से ही अब वो ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो अहम ओहदे हैं वो उन लोगों को ना दिए जाएं जो कि नैब के रडार पर हैं। एक और बात उन्होंने वजाहत की, जो वजाहत पहले भी नैब की थी। जावेद चौधरी साहब ने रोज़नामा एक्सप्रेस में 2 कॉलम्स लिखे थे जिसमें उन्होंने बड़ी अहम तफसीलात बताई थी। जो उनका इंटरव्यू था नैब चेयरमैन के साथ, उसकी बड़ी अहम तफसीलात उन्होंने लिखी थी जिसमें नैब पहले भी तहदीद कर चुकी है। आज इस बारे में क्या कहा चेयरमैन साहब ने, सुनिए जरा। वो दरअसल मैंने 1-2 साफ़ी साहबान जो मेरे दोस्त भी थे उनके 1-2 सवालों को जवाब दिए, तो जो कॉलम 2-3 कॉलम जब आए तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि ये पहले मेरा ख्याल था कि सिर्फ ख़बरें लाना या ख़बरें ढूंढना साफ़ियों का काम है। अब पता लगा कि ज्योतिषी भी बन गए, नजूमी भी बन गए। इसके लिए आप सबको मुबारक। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम के बाद जब तरदीद आई थी नैब की, तो इसके बाद दुनिया टीवी पे वो गए। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि खबर देना हमारा काम है, तरदीद करना नैब का काम है। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में जो इंटरव्यू का जिक्र किया था उसमें बड़ी अहम बात लिखी थी, उसमें कोट करके लिखा था। उन्होंने कहा कि जब मैंने सवाल किया, जावेद चौधरी साहब ने कहा जब मैंने सवाल किया नैब चेयरमैन से, तो नैब चेयरमैन ने बताया कि शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि उनको डील मिल जाए, लेकिन उनकी कुछ शराइत ऐसी थी जिनको माना नहीं जा सकता था। अपने कॉलम में उन्होंने ये भी लिखा कि हम चाहें तो बहुत सारे हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान होगा, जो हम नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जब नैब के सामने पेश हुए थे और ग्रीन टी पी रहे थे तो उनका हाथ कांप रहा था। ये तमाम बातें उन्होंने चेयरमैन नैब से मंसूब करके अपने इस कॉलम में लिखी थी, जिसकी तरदीद जो है वो की थी नैब ने। और आज जिस पे ये कहा नैब चेयरमैन ने कि हमने 2-3 सवालात के जवाब दिए थे, लेकिन सहाफ़ी शायद अब जो है वो नजूमी हो गए हैं और उन्होंने कहानियां लिख डाली। पिछले 4 माह से कराची के साहिल से 280 किलोमीटर दूर केकड़ा 1 में तेल और गैस की तलाश के लिए खुदाई की जा रही थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर यहां से मयारी हाइड्रोकार्बन के जखायर निकल आए तो पाकिस्तान को शायद तेल दरामद करने की जरूरत ना पड़े और मुल्क की कशीदा माशी हालात में बेहतरी आ सके। लेकिन 5634 मीटर तक ड्रिलिंग के बाद खुदाई का अमल रोक दिया गया है। वजीर आजम के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कल बताया था कि केकड़ा 1 की ड्रिलिंग से मतलूबा नताइज अखज़ नहीं हुए। मामले खसूसी के ऐलान से 1 घंटा पहले वजीर आजम इमरान खान ने कराची के साहिली इलाके में तेल और गैस के बड़े ज़खायर मिलने की तवक्को का इजहार किया था। इससे पहले भी वजीर आजम मुतअद्दिद बार कौम से दुआओं की अपील कर चुके हैं। वजीर आजम ने कहा था कि कौम को आने वाले दिनों में जल्द खुशखबरी मिलने का इम्कान है। वो बार बार इस हवाले से बात करते रहे। समुंदर में गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है, हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 सालों में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जाके सारों ने 2 नफल पढ़ने हैं क्योंकि 2 हफ्ते रह गए हैं। तकरीबन वो जो हमारी ऑफशोर ड्रिलिंग हो रही है, एक्सॉन कर रहा है गैस के लिए, इंशाल्लाह इसमें से बड़ा जखीरा निकलेगा गैस का। अगले 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के मसले हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्मीद का इजहार किया था कि अगर ये अमल कामयाब हुआ तो पाकिस्तान की इक्तिसादी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर लोगों ने तेल और गैस के ज़खायर के तखमीने लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन कल के ऐलान के बाद कौम मायूस हो गई है। माहिरीन ने एशिया पैसिफिक में गैस और तेल के ज़खायर की उम्मीद का इजहार किया था। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि केकड़ा 1 के मकाम पर 500 मिलियन बैरल तक के तेल के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं। इब्तदाई डेटा के मुताबिक केकड़ा 1 से तेल और गैस के ज़खायर निकलने का 13 से 15% चांस था, जो कि खुदाई शुरू होने के लिए अच्छे आदाद शुमार है। इसी की खोज के लिए जनवरी 2019 में ENI, एक्सॉन, OGDCL और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने खुदाई का अमल शुरू किया था। इस मंसूबे में तकरीबन 15 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए थे। तेल और गैस की खुदाई का अमल रिस्की होता है क्योंकि जरूरी नहीं कि डेटा और तहकीक के बाद भी इस जगह से गैस और तेल के ज़खायर बरामद हों, और इसीलिए इस अमल को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कहा जाता है। भारत का तेल का कुआं बॉम्बे हाई वेल 40 मरतबा की कोशिश के बाद कामयाब हुआ था और आज भारत की 14% तेल की जरूरियात ये वेल पूरा करता है। अभी तक पाकिस्तान ऐसी 17 कोशिशें कर चुका है जो कि सारी की सारी नाकाम रही है, लेकिन इस खुदाई से मिलने वाला डेटा मुस्तकबिल में होने वाले एक्सप्लोरेशन में मदद जरूर फराहम करेगा। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा तेल के ज़खायर
साल 2027 तक 60% से कम हो जाएंगे और इसीलिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान ऑल्टरनेटिव ज़खायर तलाश करे। अगर ये केकड़ा 1 का मंसूबा कामयाब हो जाता तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल इक्तिसादी दौर से गुजर रहा है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक्सप्लोरेशन कंपनीज का ये काम होता है कि वो ड्रिलिंग करें और इसकी जो परसेंटेज होती है पहले वो देखी जाती है कि किस हद तक कामयाबी के चांसेस है। यहाँ पे चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे, लेकिन तेल और गैस के ज़खायर यहाँ से नहीं निकल सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।